चलो आज शुरुआत करते हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय से। वैद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि आखिरकार इसकी ज़रूरत हमें आज क्यों है, क्यों हम गॉस प्रमेय को पढ़ रहे हैं या वैद्युत फ्लक्स हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कूलम्स लॉ और विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव जो भी अब तक हमने संबोध पढ़े हैं उसमें हमने पॉइंट चार्ज को लेके यानी बिंदु आवेश से मतलब है कि हम कोई दो इमेजिनरी पॉइंट जिन पे हम कोई आवेश मान लेते हैं और उनके कारण उसके सराउंडिंग में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं या विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। लेकिन ये तो बात तब थी जब हमारे पास पॉइंट चार्ज है, बट पॉइंट चार्ज कब होगा, यानी ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं और जिनका हम सिर्फ इमेजिनेशन करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब अगर दो पॉइंट चार्ज है तो वो कहाँ पर है, यानी हमें पता होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं तो होंगे। अब कहाँ होंगे? किसी स्पेस में होंगे। जब स्पेस की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम आज जो चार्ज पढ़ने वाले हैं वो या तो किसी लाइन पे होंगे या किसी सरफेस पे होंगे या किसी वॉल्यूम पे होंगे, यानी कि द स्पेस ऑक्युपाइड या सराउंडेड बाय द चार्ज पार्टिकल मीन्स वो पूरा सरफेस चार्ज्ड है। तो कोई बिंदु आवेश के कारण हम इम्पैक्ट नहीं देख सकते। इसलिए कूलम्स लॉ के वजह से जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की गणना की है वो हमारे पास यूनिवर्सली किसी चीज को वैलिडेट करने के लिए तो ठीक है, बट इन एक्चुअली दो पॉइंट चार्ज के कारण हम अगर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव की गणना करेंगे तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं जो है, जब हमारे पास किसी सतह की बात होगी, चार्ज डेंसिटी की बात होगी, तो वो हमको समझाना जरूरी हो गया है। यानी कूलम्स लॉ हमारे पास फिजिक्स के वो सारे जो लॉज हैं, जो सारे आगे हमने कंसीडर करने हैं, उनके लिए वैलिडेट नहीं होते। इसलिए जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो चार्ज होता है वो चार्ज एक सिंगलटन चार्ज नहीं बल्कि एक डेंसिटी की फॉर्म में होता है। और चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा है कहाँ पर? लाइन पे पढ़ा है, सरफेस पे पढ़ा है और वॉल्यूम पे पढ़ा है। तो थोड़ा सा आपको वो आइडिया अगर है तो अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि चार्ज किसी यूनिफॉर्म सरफेस पे हो सकता है, किसी अनबाउंड सरफेस पे हो सकता है, किसी क्लोज सरफेस पे हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम जो चार्ज को डिफाइन करने वाले हैं वो डिफाइन करने वाले हैं किसी सरफेस पे, यानी किसी क्षेत्रफल पर जो आवेश होंगे उस क्षेत्रफल के बाहर या अंदर की ओर आवेशों का इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र पड़ेंगे, उसके कारण वैद्युत विभव की गणना करेंगे, या जो भी हमें इस तरह की बात अब हम करने वाले हैं वो हम सरफेस को लेके करने वाले हैं, यानी किसी क्षेत्रफल को लेके बात करने वाले हैं। तो आइए हम वैद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय संबोध में आगे बढ़ने से पहले क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल वेक्टर आखिर होता क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने एक छोटा सा हमने इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास कोई एक समतल सतह है जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए a है, और इस समतल क्षेत्रफल सतह का हम जो परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड है उसको हम कन्वेंशनली यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो एक डायरेक्शन उसमें दिखाई गई, यानी यहाँ पर क्षेत्रफल की जो दिशा है वो बाहर की ओर दिखाई गई है जो सतह के अविलंब की ओर है यानी लंबवत है। अर्थात जो क्षेत्रफल है उसको हमने बाहर की ओर खींचे गए अविलंब के अनुदिश एक वेक्टर a से दिखाया है जिसकी लंबाई हमने a से व्यक्त की है, और उस वेक्टर का जो मान है उसे हम लिख सकते हैं वेक्टर a बराबर यूनिट वेक्टर n ऑफ a। अब यूनिट वेक्टर n यानी ये
यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हमने दिखाया है कि ये जो वेक्टर ए है यानी जो एरिया है ये डायरेक्टेड है विद डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन, यानी जो एन वेक्टर है वो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक यूनिट वेक्टर है जो क्षेत्रफल यानी वेक्टर क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। तो यहां तक आपको क्लियर? हम बात कर रहे थे यूनिट वेक्टर की और किसी क्षेत्रफल वेक्टर की, एरिया वेक्टर की, तो उस एरिया वेक्टर को अब हम किसी क्लोज सरफेस में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो इससे जानने से पहले हमें कुछ और थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। जैसे कोण आप समझते हैं, कोण क्या होता है कि किसी भी वृत्त के चाप यानी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यानी जो सबटेंडेड एंगल होता है एट द सेंटर, वो क्या है, वो एक प्लेन एंगल होता है जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, यानी ये इसकी यूनिट है। तो किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का जो चाप है उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित जो भी होगा वो कोण बनाएगा। यानी हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या यानी आर्क अपॉन रेडियस। तो त्रिज्या के बराबर लंबाई की जो चाप होती है उससे केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। इसको सिंपल हम कोण बोलते हैं, यानी 2D में इसको कोण बोलते हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई गोलीय सतह है यानी कोई ठोस सतह है, तो किसी ठोस सतह या किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। यानी वहां पर कोण बोलते थे, यहाँ पे घन कोण बोलेंगे। तो सॉलिड एंगल क्या है, यानी वहां पर कोण 2D में था, ये 3D वाली बात हो गई कि वहां पर लाइन से एंगल बनता था, लाइन और आर्क से, त्रिज्या और आर्क से। यहां पर एरिया से बनेगा, एरिया और त्रिज्या से। तो ये क्या कह रहे हैं, फिर से आप ध्यान दें यहां पर कि किसी भी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे हम घन कोण बोलेंगे। तो जैसे कि हमारा चित्र में यहां दिख रहा है कि हमने यहां पर ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे पास यदि हम घन कोण को थोड़ी देर के लिए ओमेगा कह लें तो उस गोले के केंद्र पर अगर कोई त्रिज्या r है तो उस त्रिज्या r पर जो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल एलिमेंट है dA, जो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया काट के हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, तो इसकी जो बाउंड्री है वो गोले के सेंटर पे अगर उसे मिलाएं या उससे खींची गई रेखाओं के द्वारा उसे प्रदर्शित करें, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि क्षेत्रफल dA द्वारा गोले के केंद्र पर सबटेंडेड एंगल d ओमेगा जो होगा वो घन कोण होगा। यानी हम जैसे वहां लिखते थे कोण बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे हम यहां पे लिखेंगे घन कोण बराबर क्षेत्रफल यानी एलिमेंट डीए का क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर। अब आप आर स्क्वायर यहाँ पे समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्योंकि ऊपर डीए आया है तो नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। यानी वहां आर्क अपॉन रेडियस था तो यहाँ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के साथ क्या आएगा, यहाँ पर भी 2D आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर ये घन कोण होगा। तो इसको आप फिर से समझ लें, यानी घन कोण क्या है, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा एक गोले के केंद्र पर जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा तो उस समय वहां पर जो कोण होगा वो एक स्टेरेडियन होगा। वहां पे रेडियन होता था, यहाँ पे स्टेरेडियन यूनिट है उसकी। तो सिंपल सी बात क्या कहेंगे, आप इसे साधारण शब्दों में ऐसा कह देंगे कि किसी भी गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो संपूर्ण क्षेत्रफल को अगर हम सेंटर पे किसी केंद्र पर अंतरित कोण के द्वारा नापें तो उस कोण को ही हम क्या बोलेंगे, घन कोण। उदाहरण के लिए जैसे कि हम यहाँ पर सूत्र में मिल गया डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी पूरा क्षेत्रफल गोले का। थोड़ी देर के लिए हम पूरा गोला इसको समझ लें अगर, तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हम कर दें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो जो गोले का घन कोण हो गया वो कितने के बराबर हो गया, 4 पाई स्टेरेडियन।
तो किसी गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण है उसका मान क्या हो गया, 4 पाई स्टे रेडियन। ओके, तो अब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि अब जैसे कि हम सामने एक चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र क्या शो कर रहा है, इसको ध्यान से देखिए। और ये जो हमने पीछे गोला पर जो है हमने दिखाया था घनकोण कैसे हम दर्शाते हैं, उसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को, यानी उस पृष्ठ का एक हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया और उस पर हमने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जो है इस क्षेत्रफल पर किसी जगह पर हम घनकोण का मान निकालेंगे, यानी इसका जर्नलाइज फॉर्मूला निकालेंगे। जर्नल फॉर्मूला क्या होगा घनकोण का या क्षेत्रफल का यूनिट वेक्टर के साथ क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि ये हमारे डायग्राम में दिख रहा है, हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि एक क्षेत्रफल एलिमेंट जो डीए है वो बिंदु ओ से आर दूरी पर है, और यहाँ पर जो हमने एन वेक्टर दिखाया यूनिट वेक्टर, वो बिंदु ओ के जो क्षेत्रफल डीए है उसको मिलाने वाली रेखा के यूनिट वेक्टर और अनुदिश दिशा में है। यानी कि एन वेक्टर तथा डीए क्षेत्रफल जो वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के हमने क्या दिखाए हैं, लंबवत, यानी डीए पर अभिलंब है किसका, एन का। अगर इनके बीच मान लीजिए थीटा कोण बनता है तो यहां पर हम अब ये देख लेते हैं कि यदि जो हमारा सेंटर है, सेंटर को अगर हमने कोई पॉइंट का नाम दे दिया, ओ दे दिया से, तो यहां से अगर हम त्रिज्या आर ले लें तो इस गोले के द्वारा जो हमने ये एक एलिमेंट दिखाया है, जो छोटा सा पृष्ठ दिखाया है, उसका जो प्रोजेक्शन होगा एन वेक्टर के साथ डीए के साथ वो कितना होगा, यानी जो डीए क्षेत्रफल है वो गोले के द्वारा केंद्र ओ पर जो घनकोण बनाएगा उसका जो प्रोजेक्शन होगा, यानी अगर हम यहाँ पर उसका प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वो होगा डीए कॉस थीटा। आप समझ रहे होंगे कि ये जो डार्क शेडेड एरिया है वो डीए कॉस थीटा होगा, क्योंकि डीए उसके क्या है, अविलंबवत है, तो जो बेस वेक्टर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डीए कॉस थीटा होगा। तो ये वेक्टर हो गया डीए कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है जो हमने लिया है डीए, वो वृत्त ओ या किसी गोले के केंद्र ओ की तरफ जो घनकोण बनाएगा, तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डी ओमेगा बराबर हमने पीछे पढ़ा था डीए, लेकिन अब यहाँ पर जो डीए है वो हमने कैसे ले लिया, उसको हमने ले लिया है उसका प्रोजेक्शन, तो वो हो गया डीए कॉस थीटा अपॉन रेडियस का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये डी ए कॉस थीटा है, तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है 11th में भी पढ़ा है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर डी ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए डॉट यूनिट वेक्टर एन, यानी हमने ये डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई हुई है, तो जो एन वेक्टर यूनिट वेक्टर है वो एरिया डी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट में है, तो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो डी ए कॉस थीटा है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हो गया है डी ए डॉट यूनिट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डॉट यूनिट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर एक जर्नल फॉर्मूला हो गया किसी भी सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। अब वैद्युत फ्लक्स पर बात करें। वैद्युत फ्लक्स नॉर्मली जैसा शब्द है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल मीनिंग है कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं का मैग्नीट्यूड, यानी सिंपल बोलें तो ये डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है जो किसी एरिया से पास होती है या होकर गुजरती है। तो वैद्युत फ्लक्स एक किसी वैद्युत क्षेत्र का अपना एक वर्चू है, अपना एक गुण है, जो क्या बताता है, विद्युत बल रेखाओं का उस क्षेत्र से होकर गुजरना। तो जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा क्लोज्ड बल रेखाएं होंगी, जितना ज्यादा डेंस बल रेखाएं होंगी, उतना ज्यादा वहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। या आप ऐसा कह लीजिए कि जितनी बल रेखाएं कम होंगी या उनकी डेंसिटी कम होगी, उतना वहां पे कम क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, तो वहां पे फ्लक्स भी कम होगा।
अर्थात जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, किसी क्षेत्र में मौजूद जो पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया या सरफेस। क्योंकि सरफेस हम इसलिए बोल रहे हैं, ये कोई सी भी सरफेस हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, क्लोज्ड हो सकती है। तो किसी भी समतल या असमतल, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं का जो मेजरमेंट है उसको हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्लियर? तो अब मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है यहाँ पर, और वो सरफेस को हमने यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर जो है लगातार कुछ आवेश या कुछ बल रेखाएं, फोर्स, जो लाइन ऑफ फोर्स हैं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, वो यहाँ से होकर गुजर रही हैं। तो मान लीजिए ये जो डीए, जो स्मॉल एलिमेंट का एरिया है, वहाँ से कुछ काल्पनिक एरिया से होकर हमारे पास कुछ क्या गुजर रही हैं, बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इस एरिया से होकर गुजरेगा तो वो यहाँ पर फ्लक्स को मेजर करेगा। ठीक हो गया? तो इसको आप सिंपल क्या कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट को अगर हम एक समतल मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इस समतल से एक समान वैद्युत क्षेत्र जो यहाँ से पास हो रहा है, उसका जो परिमाण यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरेगा। तो उसका अगर हम ये कह लें कि जो उसका पृष्ठ का एलिमेंट है यानी जो क्षेत्रफल है, वो अगर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बाहर की ओर जो है विद्युत बल रेखाओं की दिशा अविलंब की ओर उसके अनुदिश जो है वो दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो डीए एलिमेंट है उससे होकर जो भी विद्युत क्षेत्र गुजरेगा उसका मान क्या होगा, ई डॉट डी ए। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ए था वो एन यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में था, तो यहाँ पर एन, जैसे यहाँ पर एन दिखा रहे थे वैसे यहाँ पर ई बोल रहे हैं। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र वहां से होकर गुजरने वाला, उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला। तो ई डॉट डी ए जो एलिमेंट से होकर गुजरने वाला फ्लक्स होगा, उसका जो मान होगा वो उस एलिमेंट पर क्या मेजर करेगा, फ्लक्स की डेंसिटी यानी फ्लक्स मेजर करेगा। तो इसको नॉर्मली ऐसे लिखते हैं कि फ्लक्स फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए ई डॉट डी ए। डी ए मतलब सरफेस का जो एलिमेंट का एरिया है उसको डी ए बोलेंगे, या कहीं कहीं आपको डी एस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, पूरा इंटीग्रल किया हुआ है यानी सरफेस इंटीग्रल। उस सरफेस एरिया को हमने पूरा इंटीग्रेट किया, वहां पर जो भी बल रेखाएं वहां से होकर गुजरेंगी वो फ्लक्स को मेजर करेंगी। अब ये फ्लक्स दोनों तरह का हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव आवेश के कारण बाहर की ओर निकल रहा है तो धनात्मक होगा, और अगर ये अंदर की ओर आ रहा है तो ऋणात्मक होगा। तो ये डिपेंड करता है कि फ्लक्स का जो मोशन है वो आउटवर्ड है तो पॉजिटिव, इनवर्ड है तो नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर? तो वैद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ में जो वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ ई डी ए या इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। यानी अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ क्लोज्ड है तो अगर हम ये कह लें कि वहां पर किसी आयतन पर इनक्लोज्ड जो भी वहां पर फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स क्या होगा, वहां पर हमने ओपन इंटीग्रल की जगह क्लोज इंटीग्रल कर देना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या डी ए। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे भी कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई समतल पृष्ठ है जिसका अपना क्षेत्रफल है ए, तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में अगर वो उसके अविलंब की ओर रखा हुआ है यानी पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब अगर हमने ई को मान लिया, और तब हम उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और उसको इंटीग्रेट कर दिया, या ई डॉट डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा।
पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वेक्टर ई और ए है या डी ए है उनके बीच का कोण अगर थीटा है तो वहां पर ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहां पर जो फ्लक्स होगा वो क्या हो गया, टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। और अलग अलग कंडीशन में हम इसको मेजर कर सकते हैं क्योंकि थीटा हमें पता चल गया। तो अगर पृष्ठ हमारा कैसा है, ई के लंबवत है, तो थीटा हमारा 0 हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो फ्लक्स जो है यहां पर क्या हो गया, ई ए। इसी तरह से यदि जो है हमारा ई है वो पृष्ठ के समांतर अगर हो जाए तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस समय कॉस 90 बराबर 0 हो जाएगा। तो उस समय जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं और उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता चल गया ई ए, तो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसी तरह से हम इसकी बीमा भी लिख सकते हैं, और बीमा सिंपली क्या हो गई, ml3t-3a-1। इसे आप चाहें तो इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर, ओके।